जी स्टूडेंट्स, जब हम आर पे एनालिसिस करते हैं, हमारा बेसिक काम डेटाबेस के ऊपर एनालिसिस करना है। आर डेटाबेस के बगैर भी एनालिसिस कर सकता है, डेटाबेस के साथ भी करता है। इस कोर्स में हमने फोकस किया हुआ है कि डेटाबेसेस के ऊपर एनालिसिस हम कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट के ऊपर जो हमें कमर्शियल लेवल के ऊपर जो डेटा हमें मिलता है वो डेटाबेसेस के फॉर्म में मिलता है। एक्सेल की फॉर्म हो गई, एसपीएसएस की फॉर्म हो गई, या किसी दूसरे डेटाबेस की फॉर्मेट में हमें डेटा मिल रहा होता है। उस डेटाबेस को सबसे पहले आर के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंपोर्ट कैसे करना, वंस इंपोर्ट कर लिया फिर उसके बाद उसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ये इस सेशन में हम फोकस रखेंगे। डेटाबेस के मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि ये आर तमाम डेटा को एक वेक्टर या मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रीट करता है, उस मैट्रिक्स को डेटाबेस के साथ कैसे सिंक करेंगे, ये सारा कुछ इस सेशन में हम देखेंगे। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आर डेटाबेसिस को कैसे हैंडल करता है। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास आर का इंटरफेस मौजूद है और पिछले सेशन में हमने देखा था कि आर की जो सैम्पल फाइल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे। जो कमांड हमने सीखी थी वो डेटा के नाम की कमांड है और उसको मैं लिखा चाहूँ तो वो कुछ यूँ होगी। इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास वो सारे के सारे वेरिएबल आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक फ़ाइल जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, लेट्स से ये जो बिल्कुल आखिर में फ़ाइल लिखी हुई है वुमेन के नाम की, अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये मेरे पास वो फाइल है। इसमें दो वेरिएबल है, एक हाइट है और एक उसका वेट है, और टोटल रिस्पोंडेंट इसमें 15 है। मैं अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, एनालिसिस की टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, तो ये मेरे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस जिस तरह हमने बात की थी, एक ख़ास सीक्वेंस का नाम है। डेटा को अगर हम एक ख़ास सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है। अब इस डेटाबेस में मुख्तलिफ चीज़ें, इनके मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स को हम कैसे डील करेंगे, अगर हम गौर से देखें तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और 15 इसमें रोज़ हैं। हर कॉलम का नाम मौजूद है। पहले कॉलम का नाम हाइट है, दूसरे कॉलम का नाम वेट है। अगर मैं वेरिएबल के हिसाब से बात करूं तो इसमें 2 वेरिएबल हैं। एक कमांड आर में होती है कि अगर मैं इसके नंबर ऑफ़ वेरिएबल देखना चाहूं किसी भी फाइल के, किसी भी डेटाबेस के, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो लेंथ के नाम की कमांड मौजूद है। लेंथ लिख के मैं यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम लिख दूँगा। ये मैंने नाम लिखा तो नीचे उसने मुझे 2 का लफ्ज़ दे दिया, यानी इसमें 2 कॉलम मौजूद है। दूसरे मानों में जब हमारे पास डेटाबेस मौजूद है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने कॉलम हैं, तो जो आर मुझे उसके लिए कमांड देता है वो लेंथ के नाम की कमांड है। अच्छा, अब इस डेटाबेस में 2 अलहदा-अलहदा वेरिएबल हैं। अगर इनमें से किसी एक वेरिएबल को मैं अलहदा से फोकस करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कमांड मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं उस डेटाबेस का नाम लिखूँगा कि वुमेन के नाम का वो डेटाबेस है। उसके बाद मैं डॉलर का साइन प्रेस करूँगा और फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। तो अब ये शो करेगा कि ये डेटाबेस का नाम सबसे पहले आ गया या डेटा का नाम आ गया, और उसके बाद उसके उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखा, इसको लिखा, तो ये मेरे पास वही वैल्यूज़ एक रो की सूरत में लिखी हुई आ गई। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ यहाँ पे वेट के फॉर्म में, तो ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दी उसके एक रो में आता है या 2 रोज में वो आता है, लेकिन ये नाम लिखे हुए आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं अपनी किसी रिक्वायरमेंट की खातर ये जो मैं हर मर्तबा उस डेटाबेस का नाम लिखता हूँ, अगर मैं उसको ख़त्म करना चाहूँ, मैं ये चाहूँ कि जब भी मैं हाइट लिखूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो हाइट वुमेन की जो फर्स्ट कॉलम है वो रेफ़र हो जाए, और जब वेट लिखा जाए तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड कॉलम है वो रेफ़र हो जाए। तो उसका तरीका ये है कि मैं आर की मेमोरी में इस डेटा को फिक्स कर लेता हूँ। उसका तरीका ये है, एक कमांड मौजूद है अटैच की, तो मैं अटैच कर लेता हूँ वुमेन का डेटाबेस। जो ही मैंने अटैच का वर्ड लिखा तो अब कंप्यूटर को इसके वेरिएबल रेफ़र करते वक्त बारी बारी या हर मर्तबा
वुमेन या उस डेटाबेस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपल हाइट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस डेटा सेट को अटैच कर चुका हूँ। यहाँ पे एक लिमिटेशन आर की मौजूद है कि एक वक्त में हम एक डेटा सेट को अटैच कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डेटा सेट्स को अटैच नहीं किया जा सकता। तो अगर मेरे पास एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा फाइल्स ओपन है और मैं उनके ऊपर कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, तो एक वक्त में एक ही डेटा सेट अटैच होगा। और अगर मल्टीपल डेटा फाइल्स के ऊपर कुछ एनालिसिस, यानी एक वेरिएबल में एक फाइल से ले रहा हूँ, दूसरा वेरिएबल दूसरी फाइल से लिया जा रहा है, तो मुझे लाजमी तौर के ऊपर उनका डेटा फाइल का नाम पहले लिखना पड़ेगा, फिर $, और फिर मैं उसके बाद उसको यूज़ करूँगा। अब अगर मैं वही लेंथ की कमांड यूज़ करता हूँ, जो कि पहले मुझे वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी थी, अब मैं अगर हाइट को लिखता हूँ तो अब मुझे हाइट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी टोटल लेंथ मुझे मिल जाती है। यानी दूसरे मानों में अगर मैं रिसर्च की ज़ुबान इस्तेमाल करूँ तो जिसको मैं सैम्पल साइज़ कहता हूँ, वो मुझे लेंथ की कमांड का एक उसका रेप्लिका मिल गया। जब भी मुझे सैम्पल साइज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मैं लेंथ का वर्ड यूज़ करूँगा, वो मुझे उसका जवाब दे देगा। ये बात याद रखने वाली है कि जब मेरे पास डेटाबेस है तो लेंथ का मतलब कुछ और होगा, जब मेरे पास एक रो या कॉलम वेक्टर है तो इसका मतलब कुछ और होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं उसी डेटाबेस के ऊपर जाता हूँ वुमेन, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट का आपको बताया था पिछले सेशन में, इस वक्त मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँ तो और इसको 1,1 लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो इसका मैं मतलब आप एक्सप्लेन करता हूँ। वुमेन तो मेरी डेटाबेस का नाम हो गया। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये कोई फंक्शन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम उस डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको फोकस करना चाह रहे हैं। जब हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो वो इंडिकेट कर रही होती है किसी फंक्शन को, और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो फंक्शन को नहीं बल्कि डेटाबेस के अंदर की वैल्यूज़ को फोकस कर रही होती है। अच्छा, अब 1,1 का क्या मतलब है? जब भी हम किसी डेटाबेस को बताते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कोई कॉलम्स भी होंगे, उसमें रोज़ भी होंगी। जिस तरह ये मेरे पास डेटाबेस है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 15 इसमें रोज़ हैं। जब 2 कॉलम होंगे और 15 रोज़ होंगे तो उनको हम लिखने के लिए ये कॉमे का लीजेंड यूज़ करेंगे। कॉमे से पहले, ब्रैकेट के अंदर कॉमे से पहले जो वैल्यू लिखी होगी वो रोज़ को इंडिकेट करेगी, और कॉमे के बाद जो वैल्यूज़ लिखी होगी वो कॉलम को इंडिकेट करेगी। यहाँ पे मैंने 1,1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसको शो कर रही है। अगर यहाँ पे आप गौर देखें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 55 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे वो 1,1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अगर मैं यही वैल्यू दोबारा लिखूँ और यहाँ पे मैं 1,4 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। क्या इस डेटाबेस में फोर्थ कॉलम एग्जिस्ट करता है? इस डेटाबेस में फोर्थ कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस डेटाबेस में तो सिर्फ 2 कॉलम है। लिहाजा हम 1,4 इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए लिखेंगे तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं इसको 4,1 लिखूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फोर्थ रो ज़रूर एग्जिस्ट करती है और फर्स्ट कॉलम में उसकी वैल्यू 61 है, और जब मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास 61 आ जाएगा। इसी चीज़ को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ, मैं वही वुमेन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है। इसका मतलब क्या है कि ये मैं फोकस उस डेटाबेस के अंदर की वैल्यूज़ को करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉमे से पहले कोई वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन कॉमे के बाद एक वैल्यू लिखी है। तो इसका मतलब कॉमे से पहले हम कौन सी वैल्यू फोकस करते हैं? रोज़ को फोकस करते हैं। रोज़ को मैंने मेंशन नहीं किया तो आर इसका मतलब ये लेगा कि जितनी भी रोज़ इस डेटा सेट में हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। हाँ, कॉलम हमने मेंशन कर दिया कि मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो इस पर्टिकुलर कमांड का मतलब ये हो जाएगा कि वुमेन जो डेटाबेस है उसकी सारी रोज़ लिखनी है किस कॉलम की? फर्स्ट कॉलम की। और मुझे ये कैसे पता चला, सारी रोज़ का कैसे पता चला? कि कॉमे से पहले कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, और कॉमे के बाद मेरे पास कॉलम
स्पेसिफाई किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट कॉलम को फोकस कर रहा है। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये आप देखें कि ये फर्स्ट कॉलम की जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। यही काम अगर मैं यूं करता हूं 1 कॉमा आगे इसके कुछ भी नहीं लिखता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने रो स्पेसिफाई कर दी है। कौन सी रो स्पेसिफाई की है? फर्स्ट रो स्पेसिफाई की है। उसके आगे कॉमे के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है फर्स्ट रो के जितने भी कॉलम हैं, वो 2 हैं, 200 हैं, जितने भी कॉलम हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फोकस में आ जाएंगे। और जब मैं इसको एंटर करूंगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम है, तो उसने फर्स्ट रो की दोनों वैल्यूज मेरे सामने लिख दी। इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसी कमांड को मैं पहले कमांड आपके सामने लिखता हूं, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका मतलब ये है, अब इस कमांड को जरा मैंने थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखा है। कॉमे का वर्ड यूज किया है। कॉमे से पहले मैंने क्या यूज किया है? 1:4। तो आर लैंग्वेज में कॉलन का मतलब होता है कि यहां से लेकर वहां तक, या कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज लिख दो। अब कॉमे से पहले हम रोज लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं 1:4 लिख रहा हूं तो मैं ये स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं, फोकस करना चाह रहा हूं फर्स्ट रो से लेकर 4th रो तक। और किस कॉलम की कॉमे के बाद क्या वैल्यू लिखी हुई है? वो 1 लिखी हुई है। तो मैं फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो से लेकर 4th रो को फोकस करना चाह रहा हूं। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट रो से लेकर 4th रो तक मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली अगर इसी कमांड को मैं लिखूं यहां पे 4:4, तो इसका मतलब क्या होगा? और इस यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड कॉलम की 4th रो से लेकर 12 रो तक सारी वैल्यूज फोकस में आ जाएंगी। और वो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास वहां पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को, जब उस कंप्लीट डेटाबेस की बजाय उसके किसी एक हिस्से को फोकस करना चाहते हैं, तो हम उसको फोकस कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। जो ब्रैकेट हम यूज करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। हम करली ब्रैकेट का फंक्शन, कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट का मकसद किसी डेटाबेस को जब हम फोकस करना, उसके किसी एक हिस्से को फोकस करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार फीचर है इसका, कि जब भी हम एक डेटाबेस में कोई चेंज करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम मास्टर डेटाबेस को टच ना करें, बल्कि पहले एक टेम्परेरी डेटाबेस बना लें जिसमें मास्टर के सारे कंटेंट टेम्परेरी में आ जाएं, सारे एनालिसिस उस टेम्परेरी पे करें और हम उसको बाद में फोकस कर लें। इसके करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए ड्यूरिंग दी एनालिसिस, तो मास्टर रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो। क्योंकि अगर मास्टर रिकॉर्ड में कोई चेंज हो गया और कोई गलती हो गई, तो फिर मास वाय हाँ हाय करने के हमारे पास और कोई तरीका नहीं रहेगा। तो अब उसको टेम्परेरी फाइल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस का नाम है वुमेन। अब मैं वुमेन को एक टेम्परेरी फाइल में जब कन्वर्ट करूँगा, लेट्स से मैं उसका नाम W रखना चाहता हूँ, तो कैसे रखूँगा? W इज इक्वल टू वुमेन। तो अब मैंने वुमेन के कंटेंट को W में शिफ्ट कर दिया। जब इसको क्लिक किया तो अब जो वुमेन के कंटेंट थे वो सारे के सारे W के कंटेंट बन जाएंगे। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, वैसे तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अक्सर उस पर गलती हो जाती है। मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि x में 6 स्टोर हो जाए। गलती से या जल्दी से हम बाज़ औक़ात ये कमांड कुछ यूं लिख देते हैं। इसका अंग्रेज़ी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में देखें तो मतलब वही बनता है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि x में 6 स्टोर हो जाए, लेकिन R को इसकी समझ नहीं आएगी। R के लिए मस्ट है कि जिस वेरिएबल में हम किसी को स्टोर करवाना चाहते हैं उसको पहले मेंशन किया जाए और जिस वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं वो बाद में लिखी जाए।
तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखें आर ने फौरन मुझे प्रॉम्प्ट किया है कि ये आपने गलत कर दिया। और अगर आप जो वार्निंग वो दे रहा है उसको भी पढ़ें तो उसका मतलब भी वही है कि आप वेरिएबल के नाम को पहले लिखें, आप उस वैल्यू को पहले ना लिखें जिस वैल्यू को आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इसको असल तरीका ये होगा कि एक्स यानी जिस वेरिएबल में आप स्टोर करवाना चाहते हैं वो पहले लिखा जाए और वो वैल्यू बाद में लिखा जाए, और इस तरीके से ये वैल्यू सही होगी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि जब हमारे पास एक डेटाबेस बेस्ड एनालिसिस है उसको हम आर में कैसे करेंगे। प्रोसेस ज़ाहिर है स्टार्ट होगा कि जब हमारे पास एक डेटाबेस मौजूद है जो कि आर के प्लेटफॉर्म के मौजूद नहीं है, उसको सबसे पहले इंपोर्ट कैसे करेंगे। वंस इट इज़ इंपोर्टेड फिर हम उस डेटाबेस को टैकल कैसे करेंगे एनालिसिस करने से पहले और ड्यूरिंग दी एनालिसिस, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट सबसेट्स को कैसे डील करेंगे। ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हमने देखा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।